नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के जंगलों की कहानी नहीं है, ये उन रास्तों की कहानी है जिन पर सदियों से हाथी चलते आए हैं। ये उन जंगलों की कहानी है जहां हाथियों को खाना मिलता था, पानी मिलता था और सबसे जरूरी, एक जंगल से दूसरे जंगल तक जाने का रास्ता मिलता था। लेकिन अब इन रास्तों के बीच इंसानी बस्तियां नजर आने लगी हैं। खेत हैं, सड़कें हैं, रेल लाइनें हैं, खनन क्षेत्र है और बदलता हुआ भूगोल है। नतीजा, हाथी जंगल से निकलकर गांव तक पहुंच रहे हैं और इंसान अपने घर से निकलकर हाथी के रास्ते में पहुंच रहा है। नई शुरू होती है मानव हाथी संघर्ष की कहानी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या का विस्तार कैसे हुआ। छत्तीसगढ़ को आमतौर पर हाथियों का पारंपरिक राज्य नहीं माना जाता था। 20वीं सदी के बड़े हिस्से में यहाँ हाथियों की स्थायी मौजूदगी सीमित थी, लेकिन बाद के दशकों में तस्वीर बदलने लगी। ओडिशा और झारखंड के जंगलों में आवास का दबाव बढ़ा तो हाथियों की आवाजाही ने नई दिशाएं पकड़ी। छत्तीसगढ़ के जंगलों ने उन्हें रास्ता दिया और धीरे धीरे सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और दूसरे वन क्षेत्रों में हाथियों की मौजूदगी बढ़ती गई। छत्तीसगढ़ में हाथियों का फैलाव अब ऐसे बड़े वन परिदृश्य से जुड़ा है जो पड़ोसी राज्यों के जंगलों से भी संपर्क रखता है। यानी हाथियों को सिर्फ एक जिले या एक जंगल में बंद करके नहीं देखा जा सकता। ये एक पूरा लैंडस्केप है, एक ऐसा लैंडस्केप जहां हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल तक चलते हैं और इसी आवाजाही के लिए सबसे जरूरी है हाथी कॉरिडोर। जो वन्य प्राणियों के जो आवाजाही के कुछ कॉरिडोर हैं, तो वो भी कुछ कॉरिडोर नक्शे पर पहले से चिन्हित रहते हैं, तो उसी के आधार पर ये निर्णय होता है। मान लीजिए एक तरफ बड़ा जंगल है, दूसरी तरफ दूसरा जंगल। हाथियों को इन दोनों के बीच जाना है, लेकिन दोनों जंगलों के बीच अगर खेत आ जाए, गांव आ गया, सड़क आ गई या कोई दूसरा मानव उपयोग का क्षेत्र आ गया, तो हाथी के सामने रास्ता बदलने के अलावा विकल्प कम हो जाते हैं। यही वजह है कि हाथी कॉरिडोर को सिर्फ जमीन की एक पट्टी समझना गलत होगा। ये हाथियों के लिए आवागमन की जीवन रेखा है। छत्तीसगढ़ में बादलखोल तमोर पिंगला कॉरिडोर, गुरु घासीदास तमोर पिंगल, जशपुर कुनकुरी और धर्मजयगढ़ क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मार्गों की पहचान की गई है। केंद्र के 2025 की रिपोर्ट में इन क्षेत्रों को संघर्ष कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी जहां आज हाथी दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वही उसका घर हो, वो शायद अपने घर से दूसरे घर तक जाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 1995 वर्ग किलोमीटर है और उस क्षेत्र में हाथी पाए भी जाते हैं और हाथियों का आवागमन भी लगातार रहता है और वह क्षेत्र हाथियों के एक सुरक्षित आवास के रूप में उभर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए लेमरू हाथी रिजर्व का गठन किया गया है। गठन हुआ भी बहुत वर्ष नहीं हुआ है, उसकी परियोजना और प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी तैयार की जा रही है। हाथी को रोज खाना चाहिए और पानी भी। जंगल में अगर पर्याप्त भोजन और पानी मौजूद है तो हाथी के इंसानी बस्ती में आने की जरूरत कम होती है। लेकिन जब जंगल के भीतर संसाधन कम होते हैं तो हाथी बाहर की तरफ बढ़ सकता है। मानव हाथी संघर्ष की आशंका पानी के स्रोतों और जंगलों के करीब बढ़ती है। जबकि बड़े और लगातार जुड़े वन क्षेत्र संघर्ष को कम करने में मदद कर सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंगल कितना बचा है, सवाल ये भी है जंगल कितना जुड़ा हुआ है, कहाँ पानी है, कहाँ भोजन है और हाथी वहाँ तक सुरक्षित पहुँच सकता है या नहीं। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खेत और खेत में धान, मक्का और दूसरी फसलें। हाथी के लिए ये आसानी से मिलने वाला भोजन है। कोरबा के कटघोरा वन क्षेत्र में 52 हाथियों के झुंड के खेतों में पहुँचने की तस्वीर सामने आई। वन अधिकारियों के मुताबिक धान की फसल के मौसम में हाथी आसानी से उपलब्ध भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। एक हाथी को रोज लगभग 150 से 200 किलो तक भोजन की जरूरत पड़ सकती है। तय है कि जंगल में भोजन तलाशने के लिए हाथी को लंबी दूरी तय करनी पड़े और कुछ किलोमीटर दूर खेत में तैयार फसल खड़ी हो, तो हाथी के लिए आसान विकल्प खेत ही होगा। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष कोई नई घटना नहीं है। इसके आंकड़े बताते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। सन 2000 से 2023 के बीच 19 वन प्रभागों के आंकड़ों में 828 मानव हाथी संघर्ष घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें 737 लोगों की मौत हुई
और 91 लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा मौतें जशपुर में दर्ज हुई। इसके बाद धर्मजयगढ़, सूरजपुर और कोरबा जैसे इलाके गंभीर रूप से प्रभावित रहे। कुल 321 गांव ऐसे दर्ज किए गए जहां मानव हाथी संघर्ष से मौत या चोट की घटनाएं हुई। इनमें जशपुर के 66 गांव, सरगुजा के 45 गांव और धर्मजयगढ़ और बलरामपुर के 35 गांव शामिल हैं। दिन में ये गांव सामान्य दिखता है, लोग खेत जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन शाम होते ही कई इलाकों में नजरें जंगल की तरफ टिक जाती हैं। कहीं हाथियों का झुंड तो नहीं आ रहा, कहीं खेत की तरफ हलचल तो नहीं, कहीं घर के पास हाथियों की आवाज तो नहीं। और अगर हाथियों का झुंड गांव के करीब पहुंच जाए तो एक गलत फैसला, एक गलत कदम जानलेवा साबित हो जाता है। जंगल का टूटना, खेती का विस्तार, सड़कें, इंसानी बस्तियां, खनन और हाथियों के पारंपरिक रास्तों का बाधित होना, इन सब का असर मिलकर संघर्ष बढ़ा सकता है। अध्ययन में पाया गया कि जंगल के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से हाथियों और इंसानों के बीच संपर्क की संभावना बढ़ती है। बड़े और लगातार जुड़े वन क्षेत्र संघर्ष को कम करने में मदद करते हैं। यानी अगर जंगल एक बड़ा घर है तो कॉरिडोर उस घर के गलियारे हैं, और अगर गलियारे बंद कर दिए जाएं तो घर के भीतर रहने वाला बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता तलाशेगा। हाथी भी यही करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या समाधान ये है कि हाथियों को गांव से दूर रखा जाए? कुछ हद तक, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि अगर हाथी का रास्ता ही खत्म हो गया तो वो बार बार रास्ता बदलने को मजबूर होगा, और हर नया रास्ता किसी नए गांव, किसी नए खेत या किसी नई सड़क से टकरा सकता है। इसलिए कॉरिडोर की पहचान और संरक्षण जरूरी है। जहां जंगल कट चुका है वहां हैबिटेट रिस्टोरेशन, जहां हाथी लगातार आ रहे हैं वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम, जहां गांव ज्यादा प्रभावित हैं वहां स्थानीय स्तर पर ट्रेंड रिस्पांस टीम, इसके साथ ही कम्युनिटी अवेयरनेस, फिजिकल बैरियर्स जैसे उपायों को भी प्रभावी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की निगरानी और ग्रामीणों तक सूचना पहुंचाने के लिए तकनीक आधारित प्रणालियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हाथी मित्र ऐप कुछ क्षेत्रों में हाथियों की गतिविधि के आधार पर गांव को अलर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तकनीक की भी अपनी सीमा है। जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जहां स्मार्टफोन की पहुंच कम है, वहां सिर्फ ऐप से सुरक्षा नहीं हो सकती। वहां चाहिए स्थानीय लोग, वन विभाग, रैपिड रिस्पांस टीम और सबसे बढ़कर समय पर सूचना। हाँ, इसके संबंध में मुआवजा देने के लिए शासन द्वारा दिशा निर्देश पहले से निर्धारित हैं, और लगभग अभी रुपये 9,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान है। इस पे समय समय पे परिवर्तन भी होता है, और अभी भी इसकी वृद्धि के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मुआवजा में और वृद्धि हो। यहाँ एक और मुश्किल सवाल है। छत्तीसगढ़ विकास चाहता है, ऊर्जा चाहिए, कोयला चाहिए, सड़कें चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन उसी राज्य में जंगल भी हैं, वन्य जीव भी हैं और हजारों ग्रामीण परिवार भी। इसलिए बहस सिर्फ खनन हो या ना हो तक सीमित नहीं रह सकती। सवाल ये होना चाहिए, विकास की योजना बनाते वक्त हाथियों के रास्ते को कितना महत्व दिया जा रहा है? कहाँ सड़क बने, कहाँ रेल लाइन जाए, कहाँ खनन हो, कहाँ गांव का विस्तार हो, और सबसे अहम, हाथी किस रास्ते से जाएगा? इन सवालों का जवाब विकास की योजना बनने से पहले नहीं तलाशा गया तो बाद में उसका जवाब गांव के बीच टूटे घरों, बर्बाद फसलों और कभी-कभी इंसानी जान की कीमत पर देना पड़ सकता है। हाथियों का झुंड जंगल से निकलता है और कुछ ही देर में गांव की पूरी जिंदगी बदल जाती है। घर में चूल्हा जल रहा हो, खेत में फसल खड़ी हो, बच्चे स्कूल से लौट रहे हों, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि हाथी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, हर रास्ता थम जाता है। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी संघर्ष की सबसे बड़ी तस्वीर यही है। हाथी जंगल में नहीं रुकते और इंसान घर के भीतर सुरक्षित ही नहीं रह पाता। सरगुजा में कहानी घर से शुरू होती है और खेत पर जाकर खत्म नहीं होती। हाथियों का झुंड गांव में पहुंचता है तो सबसे पहले डर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कच्चे मकान हों या पक्के घर, हाथी के सामने इंसान की ताकत बेहद छोटी पड़ जाती है। कहीं दीवार टूटती है, कहीं अनाज बर्बाद होता है और कहीं महीनों की मेहनत से तैयार फसल एक रात में खत्म हो जाती है। सूरजपुर में कहानी थोड़ी अलग है। हाथी अभी गांव में नहीं आया, लेकिन खबर आ चुकी है। हाथियों का झुंड जंगल के पास है और बस गांव का माहौल बदल जाता है। लोग खेत जाने से पहले सोचते हैं, बच्चों को अकेले बाहर भेजना बंद कर देते हैं और शाम होते ही निगाहें जंगल की तरफ टिक जाती हैं। हाथी दिखाई दे या ना दे, उसका डर गांव में दिखाई देने लगता है। लोग रात में टॉर्च, लाठी, मोबाइल फोन के साथ पहरेदारी में मुस्तैद हो जाते हैं।
बलरामपुर में जंगल और गांव की दूरी कई जगह इतनी कम है कि जंगल की हलचल सीधे गांव की जिंदगी को प्रभावित करती है। हाथी जंगल से निकलता है तो गांव के लोग घरों से बाहर निकलने के बजाय घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल है हाथी किस रास्ते से आएगा, कितनी देर रहेगा और कब वापस जंगल जाएगा। कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के जंगलों में भी हाथियों की आवाजाही ग्रामीणों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। यहाँ सवाल सिर्फ घर और खेत का नहीं, पूरे ग्रामीण जीवन का है। खेत जाना है, पहले पता करो हाथी कहाँ है। बच्चे को स्कूल भेजना है, पहले रास्ते की जानकारी लो। शाम हो गई तो बाहर निकलने से पहले सोचो। यानी हाथी की मौजूदगी गांव की रोजमर्रा की जिंदगी की टाइमिंग तक बदल देती है। कोरबा की कहानी और भी जटिल है। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खनन और इन्हीं जंगलों में हाथियों की आवाजाही। जब हाथी जंगल से निकलकर खेतों की तरफ आते हैं तो सवाल सिर्फ ग्रामीणों की सुरक्षा का नहीं रहता। सवाल ये भी उठता है कि क्या बदलते जंगल और बढ़ती मानवीय गतिविधियां हाथियों के रास्ते को प्रभावित कर रही हैं? और अगर हाथियों का पारंपरिक रास्ता बदल रहा है तो अगला रास्ता किस गांव से होकर जाएगा? रायगढ़ और खासकर धर्मजयगढ़ क्षेत्र मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। यहाँ हाथियों की आवाजाही का सीधा असर खेतों पर पड़ता है। धान की फसल, किसानों की महीनों की मेहनत और फिर एक रात हाथियों का झुंड खेत में उतरता है। सुबह किसान खेत में पहुंचता है तो सामने होता है मेहनत की बर्बादी का मंजर। और अब जशपुर मानव हाथी संघर्ष के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक। यहाँ कहानी सिर्फ हाथियों के गांव में आने की नहीं, बल्कि इंसानों और हाथियों के बीच लगातार बढ़ती दूरी की है। एक तरफ जंगल बचाने की जरूरत, दूसरी तरफ ग्रामीणों की सुरक्षा। एक तरफ हाथियों का प्राकृतिक रास्ता, दूसरी तरफ इंसानों की जिंदगी। हाँ, एक्चुअली हाथी जो है वो लॉन्ग रेंजिंग एनिमल कहलाते हैं। इनकी ये प्रकृति होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करें। तो सामान्यतः ये वन क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन वन क्षेत्र से बाहर भी कभी कभी ये भोजन की तलाश में आ जाते हैं। तो इसके लिए मानव को हाथी के साथ रहकर एक सह अस्तित्व और साथ में संघर्ष को अवॉइड करते हुए रहने की ज़रूरत है, और जिसके लिए सारे ग्रामवासियों को हम लोग ट्रेन भी करते हैं। ऐसे गाँवों में हाथी मित्र दल भी बनाए गए हैं और ये सारी व्यवस्था इसमें की जा रही है। जगह बदलती है, जिला बदलता है, गांव बदलता है, लेकिन हाथी आने के बाद कहानी लगभग एक जैसी हो जाती है। घर खतरे में, खेत खतरे में, फसल खतरे में, रात की नींद गायब, बच्चों का रास्ता बदलता है। वन विभाग को सूचना जाती है और नुकसान के बाद शुरू होती है मुआवजे की प्रक्रिया। लेकिन सवाल ये है, क्या मुआवजा उस डर की भरपाई कर सकता है जिसमें एक परिवार रात भर अपने घर के बाहर हाथियों की आहट सुनता है? जंगल की सीमा से बाहर निकलते हाथी और जंगल के किनारे बसे इंसान। एक तरफ हाथियों का रास्ता, दूसरी तरफ इंसानों की जिंदगी और खेती। छत्तीसगढ़ में ये टकराव अब सिर्फ जंगल की कहानी नहीं है। ये मौत, फसल के नुकसान और करोड़ों रुपयों के मुआवजे का सवाल बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में करीब 300 इंसानों की जान हाथी के हमलों में जा चुकी है, और दूसरी तरफ इसी संघर्ष में सैकड़ों हाथियों की भी मौत हुई। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हाथी गांव में क्यों आ रहे हैं, सवाल ये भी है कि जंगल और इंसान के बीच बढ़ती दूरी की कीमत आखिर चुका कौन रहा है। हाथी के हमले में मौत 2020-21 42 मौतें, 2021-22 64 मौतें, 2022-23 69 मौतें, 2023-24 51 मौतें, 2024-25 53 मौतें। छत्तीसगढ़ में बीते 5 सालों में हाथियों के हमले में 279 लोगों ने जान गंवाई है। यानी औसतन हर साल दर्जनों परिवारों से उनका अपना कोई छिन गया। 2022-23 में आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा और हाथियों के हमले में 69 लोगों ने जान गंवा दी। प्रदेश के कई जिले इस संघर्ष की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरबा, धर्मजयगढ़, कटघोरा। कहीं हाथी रात में घरों तक पहुंच जाते हैं, कहीं धान के खेतों में घुस जाते हैं और कहीं किसान अपनी ही फसल की रखवाली करते हुए हाथियों के सामने आ जाते हैं। लेकिन इस संघर्ष की दूसरी तस्वीर भी देखिए। हाथियों की मौत। सन 2000 से 2023 के बीच 218 हाथियों की मौत दर्ज, करीब 39% मानव जनित कारणों से मौत। यानी इंसान और हाथी का संघर्ष सिर्फ इंसानों की जान नहीं ले रहा, हाथियों की जान भी जा रही है। हाथियों की मौत
2023 2, 2024 18, 2025 16, 2026 मार्च तक 2, कुल 38 मौतें। इन मौतों की वजहों में सबसे बड़ा खतरा है करंट वाले तार। इसके अलावा डूबना, खासकर शावकों की मौत और प्राकृतिक कारण भी सामने आए हैं। यानी जिस जंगल से हाथी निकलकर खेत तक पहुंचता है, उसी रास्ते में कहीं इंसान की जिंदगी खतरे में है तो कहीं हाथी की। अब बात उस नुकसान की जिसका हिसाब अक्सर मौत के आंकड़ों से भी बड़ा होता है। छत्तीसगढ़ में हाथियों से फसल नुकसान के औसतन करीब 14,000 मामले हर साल दर्ज होते हैं। यानी हाथी हर दिन करीब 40 जगहों पर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। पुराने उपलब्ध आंकड़े इस नुकसान की तस्वीर और साफ करते हैं। साल दर साल फसल नुकसान: 2019 26,619 मामले, 2020 22,766 मामले, 2021 19,916 मामले, 2022 2,811 मामले, कुल 72,000 से ज्यादा मामले। इन आंकड़ों में धान, मक्का, गन्ना और दूसरी फसलों का नुकसान शामिल है। यानी किसान के लिए हाथी सिर्फ जंगल का जानवर नहीं, कई बार वो साल भर की मेहनत को एक रात में खत्म कर देने वाला संकट बन जाता है। इस दौरान फसल, जीवन और संपत्ति नुकसान के लिए करीब 60 करोड़ 57 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, लेकिन सवाल ये है, क्या मुआवजा किसान की पूरी भरपाई कर पाता है? मुआवजा कितना? मानव मृत्यु तत्काल सहायता 25,000 रुपए, कुल सहायता 6 लाख तक, घायल 20,000 से 2 लाख तक। चोट की गंभीरता के अनुसार फसल नुकसान करीब 22,000 प्रति हेक्टेयर या लगभग 9,000 प्रति एकड़। किसान बनाम मुआवजा: धान की संभावित आय 65,000 प्रति एकड़, फसल नुकसान का मुआवजा 9,000 प्रति एकड़। यहीं से किसान का सवाल शुरू होता है। अगर खेत में खड़ी पूरी फसल हाथी बर्बाद कर दे तो मुआवजा और वास्तविक नुकसान के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों? यही वजह है कि किसान अक्सर मुआवजे की रकम को अपर्याप्त बताते हैं। और ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। बिलासपुर वनमंडल में हाल के सिर्फ 4 महीनों में करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान और मुआवजा सामने आया। यानी हाथियों के साथ संघर्ष अब वन विभाग के लिए भी एक बड़ा आर्थिक और प्रशासनिक दबाव बन चुका है। जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता, वहाँ पे रेडियो स्टेशन के माध्यम से ग्रामवासियों को अलर्ट करने की व्यवस्था है। हमारा आकाशवाणी अंबिकापुर है, आकाशवाणी रायगढ़ है, आकाशवाणी बिलासपुर है, रायपुर है। तो इन सब से एक कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन प्रसारित होता है। और इस कार्यक्रम में उन गांवों की सूची बताई जाती है और जानकारी दी जाती है जिनमें हाथियों के विचरण की संभावना रहती है। क्यों बढ़ रहा है संघर्ष? जंगल सिकुड़ रहे हैं, हाथियों के पारंपरिक कॉरिडोर टूट रहे हैं, गांव जंगल की सीमा तक पहुंच रहे हैं, फसल हाथियों को आकर्षित कर रही है, बिजली के तार जानलेवा बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथी और इंसान के बीच ये संघर्ष किसी एक दिन में पैदा नहीं हुआ। हाथी अपने रास्ते पर हैं, इंसान अपनी जरूरत के रास्ते पर। लेकिन जब दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं तो कभी एक इंसान की जान जाती है, कभी एक हाथी की, और कभी एक किसान की महीनों की मेहनत, करीब 300 इंसानी मौतें, सैकड़ों हाथियों की मौत, हर साल हजारों फसल नुकसान के मामले और करोड़ों रुपए का मुआवजा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस सवाल की तस्वीर है कि जंगल और गांव के बीच ऐसा कौन सा रास्ता बनाया जाए जहां हाथी भी जिंदा रहे, इंसान भी सुरक्षित रहे और किसान की मेहनत भी बची रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज।